लोग फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखें जरा। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ए बुलेट मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 50√2 मीटर पर सेकेंड इज फायर्ड विद इनटू ए टारगेट विच इट पेनिट्रेट टू द एक्सटेंट ऑफ डी मीटर। ठीक है ना, जैसे कोई एक टारगेट या एक वुडन ब्लॉक ले लो, टारगेट में कुछ भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे एक बुलेट को फायर किया गया, ठीक है, और इसकी जो वेलोसिटी है कितना है, 50√2 मीटर पर सेकेंड है। और जब ये इसके अंदर इंटर करता है तो इसकी डिस्टेंस इन्होंने बोल रखा है कि ये डी के बराबर है। ठीक है ना, बुलेट मतलब यहाँ आके रेस्ट पे आ जा रही है। इसके बाद क्या बोला गया, आगे देखो जरा। इफ दिस बुलेट इज फायर्ड इनटू ए टारगेट ऑफ d/2 मीटर थिकनेस, मतलब इन्होंने बोला है कि अगर यही सेम बुलेट अगर जो है d/2 थिकनेस मतलब कि इंटर करे, क्योंकि d थिकनेस में जाके रुक जा रहा है, तो अगर मान लीजिए आपका जो टारगेट है उसकी थिकनेस ऑलरेडी d/2 है, तो ऑब्वियस सी बात है जिस वेलोसिटी गया ये पूरा का पूरा इसको पेनिट्रेट करके बाहर निकल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये डी तक मतलब रेस्ट पे आता है, तो d/2 अगर आप सेपरेशन रखेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बाहर चला जाएगा। ठीक है ना, तो आपसे बोला गया है कि ये कितने वेलोसिटी से, आपको ये बताना है कितने वेलोसिटी से ये बाहर आएगा। ठीक है, तो इन्होंने एक बात बोल रखा है कि रेजिस्टेंस जो है वो सेम लेना है। मतलब ये है कि दोनों केसेस में जो रिटार्डिंग फोर्स है या रिटार्डेशन जो बुलेट पे काम करेगा वो सेम लेके चलना है। ठीक है, तो एक काम करिए, पहले वाले कॉन्सेप्ट से आपको क्या मिलने वाला है, पहले वाले पार्ट से मिलेगा आपको रिटार्डेशन कितना काम कर रहा है, देन उसके बाद दूसरे वाले पार्ट में हम v की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना यहां पर भी स्पीड वही आपका 50√2 के बराबर ही दिया गया स्टार्टिंग में। अब यहां पे जरा लिखो, इसमें हम यूज करेंगे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 हो जा रही है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे यहाँ पे, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, हमारा u कितना है 50√2 माइनस 2 इंटू ए, रिटार्डेशन हो जाएगा माइनस ले क्योंकि रिटार्डेशन, इंटू यहाँ का डिस्प्लेसमेंट कितना है d के बराबर है। ठीक है ना, तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा कि 2AD बराबर जो है कितना आएगा हमारा ये 50√2 का होल स्क्वायर। ओके, चाहो तो इसको सॉल्व कर लो या अभी यहीं पे रहने दो, बाद में हम इसको पुट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो जरा। नेक्स्ट आपका बन जाएगा, यहां पे जब आप अप्लाई करेंगे सेकंड वाले पार्ट में, तो सेकंड वाले पार्ट में क्या बनने वाला है कि यहां पे हमारी स्पीड तो यही था u के बारे, u तो हमारा वही काम कर रहा है, बट v हमें फाइंड करना है और हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना दिया d/2। थर्ड इक्वेशन मोशन यूज करेंगे, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर कितना आएगा 50√2 का होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू जहां पे d है वहां पे क्या काम करेगा d/2। अब ध्यान रखना है, हमें पता है कि 2AD की वैल्यू 50√2 का होल स्क्वायर है। इसको यहाँ पे 2AD जो ये पूरा टर्म बना हुआ है ये वाला, इस पे अगर हम रख दे तो कोई प्रॉब्लम है, रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनली क्या बनेगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 50√2 का होल स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा आपका 50√2 का होल स्क्वायर बाई 2। ठीक है, मैं स्क्वायर नहीं कर रहा, थोड़ा सॉल्यूशन में इजी हो जाएगा। यहां से 50√2 को आप कॉमन ले सकते हैं, तो 50√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, फाइनली क्या बचेगा 1 माइनस 1/2 मीन्स ये हो जाएगा आपका 50√2 का होल स्क्वायर बाई 2। और यहां से आप एक काम करना, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इसमें करेंगे, जैसे इसको सॉल्व कर लेना, हम यहाँ पे सॉल्व कर दे रहे हैं। देखो जरा, यहां से मिल जाएगा v इक्वल टू, ये स्क्वायर रहेगा, v इक्वल टू हो जाएगा 50√2 वैसे ही रहेगा अपॉन √2, √2 से √2 क्या हो गया कैंसिल, फाइनली v इक्वल टू आ जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड। तो आपका आंसर कौन सा करेक्ट है इस वाले पार्ट में, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन का सी ऑप्शन। ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें दो पार्ट में हमें इसको डिस्कस करना पड़ा, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत आसान है, आप देख सकते हैं इजी है, इसको आप ध्यान से देखें। इन्होंने बोला कि इन द फॉर्मेशन ऑफ ए रेनबो लाइट फ्रॉम द सन ऑन वाटर ड्रॉपलेट अंडरगोज। एक्चुअल में आपने रेनबो फॉर्मेशन की बेसिक चीजें पढ़ी होंगी, कैसे होता है। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए एक आपका कोई वाटर ड्रॉप है, ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है जब भी एक सनलाइट आती है, ध्यान रखना, जैसे सनलाइट आती है तो सनलाइट पहले यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रेक्ट होती है, इसके बाद यहाँ पे TIR होता है, TIR मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके बाद ये इधर जाएगा, फिर यहां से आपका जो है डिस्पर्जन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, क्योंकि विदाउट डिस्पर्जन आपका कलर का पूरा जो मतलब जो ये कलर्स आपके अलग अलग होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ये मिलेगा नहीं। तो ध्यान रखना यहाँ पे एक पॉइंट पे TIR होता है, उसके बाद आपका क्या होता है डिस्पर्जन होता है। मीन्स
जो रेनबो फॉर्मेशन है वहां पे TIR और डिस्पर्जन दोनों होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें क्या आ जाएगा हमारा, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपका कौन सा आंसर करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। मतलब कि ये वाटर ड्रॉप है, यहां से लाइट आई, यहाँ पे इंटर किया, ये जाकर के इस पॉइंट से बाहर नहीं आता है, यहां से क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट होता है वापस से। तो ये क्योंकि ये रिफ्लेक्शन जैसा काम करता है तो इसको बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, थर्ड। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की बात करें, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट पे है ये, आप जब पढ़ोगे रेनबो के बारे में तो उसमें बहुत बेसिक दिया है, NCERT से बेस्ड है। अगला इन्होंने बोला है कि द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ n रेजिस्टेंस वायर ईच ऑफ r ओम, इन्होंने बोला कि n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है जो कि स्मॉल r के बराबर एक रेजिस्टेंस दिया गया है, उसका रिजल्टेंट जो है वो r के बराबर है। उसके बाद इन्होंने बोला कि व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब जब वो पैरेलल में कनेक्टेड है तब उसका रेजिस्टेंस r के बराबर है। मींस ये है कि आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पे मान लीजिए कि ये R है, ये भी R है, ये भी R है, ऐसे डॉट डॉट करके n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में जोड़े गए हैं। इनका जो इक्विवेलेंट है, R इक्विवेलेंट पहले वाले केस में, वो हमारा R के बराबर है। तो ध्यान रखना, आपको पता है कि पैरेलल के केस में 1/r इक्विवेलेंट बराबर कितना होता है, 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट डॉट कितना, n टाइम्स। तो यहां से क्या बन जाएगा, 1/r बराबर n/r आ जाएगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो यहां से जो हमारा r निकल के आएगा वो कितना आएगा, वो हो जाएगा n इंटू आर। एक पार्ट क्लियर हुआ, मतलब आपको स्मॉल r और जो ये कैपिटल R पहले वाले केस में दिया गया इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट में क्या आएगा आपका कि अब इन्होंने बोला है कि जब इन्हीं n रेजिस्टेंस जो हमारे स्मॉल r है, इनको जब हम सीरीज में जोड़ेंगे तब इक्विवेलेंट कितना होगा। तो आपको पता चल गया कि एक रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारा कितना है, NR के बराबर। तो जो मतलब हमारा अगर सीरीज में जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, तो ध्यान देना जरा, सीरीज में जोड़ने पे आपका बन जाएगा, देखो जब इन्हीं n नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस को आप सीरीज में जोड़ेंगे इस तरीके से, ये n टाइम्स आपका बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, R इक्विवेलेंट यहाँ पे जो फाइनली बनेगा कितना आएगा, R प्लस R प्लस R प्लस डॉट डॉट कितना, n टाइम्स, क्योंकि आप जानते हैं सीरीज में R इक्विवेलेंट हमारा R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट जितने भी होते हैं Rn होता है। क्योंकि ये सब बराबर है तो कितना आएगा, n टाइम्स ऑफ R बन जाएगा। बट आपने R की वैल्यू जो पढ़ी है वो कितना अभी निकाला था, n इंटू आर, अभी जस्ट निकाला था हमने, रख देना। तो R इक्विवेलेंट जो फाइनली आएगा हमारा n इंटू एन आर बराबर कितना आएगा, n स्क्वायर R आ जाएगा। तो हमारा कौन सा आंसर करेक्ट है इसमें, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है इसमें डी ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक क्लियर होगा, बहुत बेसिक चीज है ये, क्वेश्चन आपने किए होंगे, बहुत सिंपल सा है। चलिए नेक्स्ट में बात करते हैं। हाँ, ये मैग्नेटिज्म का है, मैग्नेटिज्म का बेसिक आपके यहाँ है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो जरा, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है। देखो मैग्नेटिज्म में आपने पढ़ा होगा कि कोई अगर वायर दिया गया है और वायर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करना हो, तो आपने एक एक्सपेरिमेंट उसमें जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग देखा होगा कि अगर जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो करंट को बढ़ाने पे तो बढ़ता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस को बढ़ाने पे डिक्रीज होता है। मींस अगर सेपरेशन बढ़ेगा पॉइंट और वायर के बीच में तो वहां पे क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो जाती है, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब आप यहाँ पे देख लो जरा कि जो पास में होगा उसमें मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी, जो दूर होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। आपसे बोला गया कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले उसको लिखना है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कम है, और मैग्नेटिक फील्ड कम कहां होगी, जो ज्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो आप देखो जरा, तीनों पॉइंट में ज्यादा डिस्टेंस पे कौन है, सेकंड वाला, तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड सबसे कम आएगा, तो सेकंड पॉइंट। देन उसके बाद कौन सा है, थर्ड पॉइंट है, मतलब ये कम होगा, उसके बाद आपका थर्ड आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा, ठीक है ना। तो सेकंड, थर्ड और फिर फर्स्ट आएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ रहा है आपका, बी ऑप्शन, ठीक है ना। तो जो आपका फोर्थ है इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा। यहाँ पे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको दिया गया, इस ये डिपेंड करता है, इस तरीके से आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, देखो जरा। हाँ, फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में बोला गया कि इन ह्यूमन आई द फोकसिंग इज डन बाय चेंज इन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द आई फ्लूइड। ध्यान रखना है, आई फ्लूइड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को चेंज नहीं कर सकते, वो एक ही टाइप का होता है, फिक्स होता है। नेक्स्ट, चेंज इन द कॉन्वेक्सिटी ऑफ द लेंस सरफेस, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है, आपको पता है कि यहाँ पे जो हमारा आई लेंस होता है, ठीक है ना, जो ये मसल्स होती हैं ये एक्चुअल में इसके अकॉर्डिंग इसको कंप्रेस करती हैं, तो इसके कॉन्वेक्सिटी कई बार बढ़ जाता है, और जरूरत पड़ने पर जब ये एलोंगेट होती है तो कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, चेंज हो जाता है। तो ऑब्वियस ही बात है, जो हमारा फोकस होता है वो
कन्वेक्सिटी को चेंज करके ही आता है, डायरेक्ट नहीं होता है। मसल हम लोग फ्लूइड को चेंज नहीं कर सकते। अगला भी पॉइंट देख लेते हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ रेटिना, नहीं, टू एंड फ्रो मूवमेंट नहीं है। उसके बाद टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ आई लेंस, नहीं। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, तो करेक्ट है, फिफ्थ वाले में बी ऑप्शन आएगा। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये मसल्स होती हैं, सेलुलर मसल्स, ये क्या होती हैं, लेंस को कंप्रेस एलोंगेट करती हैं, और उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारे लेंस की जो कर्वेचर है वो चेंज हो जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो 6 नंबर बहुत आसान है एकदम, अगर आप सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं है, देख करके बता सकते हैं। इन्होंने पूछा है कि आपको वीटी ग्राफ दिया गया है, जो कि इस तरीके से दिया है, मास 50 ग्राम है, इन विच पीरियड विल इट बी हैविंग मैक्सिमम फोर्स। अब ध्यान देना, फोर्स का जो फॉर्मूला होता है, एफ बराबर क्या होता है हमारा फॉर्मूला, एम ए होता है, मास तो दिया गया है, अगर एक्सेलरेशन ज्यादा हुआ तो फोर्स ज्यादा हो जाएगा। याद करो जरा, वीटी ग्राफ में जो स्लोप होता है, जो हमारा क्या आता है, स्लोप आता है, वही तो हमारा एक्सेलरेशन होता है। अब आपको क्या करना है कि इन सारे केसेस में आपको स्लोप देखना है, किसका स्लोप ज्यादा है किसका कम है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ वाले में स्लोप ये है, यहाँ वाले में ये बनेगा, यहाँ वाले में मतलब इस तरीके, यहाँ पे फ्लैट है। तो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा चेंज यहीं आ रहा है, ठीक। टाइम इंटरवल तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 का गैप है, तो सबसे ज्यादा चेंज कहाँ आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये 0 से सीधे 5, तो एक्सेलरेशन यहाँ ज्यादा होगा। तो इसलिए क्या होगा कि आपका जो मतलब स्लोप यहाँ ज्यादा है, तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो एक्सेलरेशन जो हमारा मैक्स आएगा वो आएगा स्लोप से, ए हमारा कहाँ आएगा, मैक्सिमम पी वाले पार्ट में। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। मीन्स आपको सॉल्यूशन नहीं करना है, सिर्फ ये स्लोप देखना है। अब देखो ये स्लोप ज्यादा दिख रहा है, ये कम है, ठीक है ना। और वैसे अगर चेक करना है कि कौन ज्यादा कम है, तो आप देखो टाइम इंटरवल ये 2 सेकंड, ये यहाँ पे मान के चल रहा लगभग वैसे ही, ये भी 2, ये भी 2 के बराबर है। अब आप सोचो इसमें स्लोप तुम्हारा यही ज्यादा है ना, क्योंकि 0 से 5 चेंज हो रहा है, बाकी सब तो कम चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा मैक्सिमम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है 7 नंबर क्वेश्चन में आता है, तो पी ऑप्शन इसका, वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। 7 नंबर में क्या दिया गया है, ध्यान से देखो जरा। 3 resistance 2 ohm, 3 ohm and 6 ohm are connected in parallel to 20 volt battery. The electric current in circuit. बहुत सिंपल सा है, ये तो आपने किया भी होगा। ये आपको 2 ohm दिया गया है, यहाँ पे एक 3 ohm दिया गया है, और यहाँ पे कितना दिया गया है, 6 ohm दिया गया है, और इसको जो है कनेक्ट किया गया है एक बैटरी के थ्रू इस तरीके से, और ये हमारा 20 वोल्ट है, ठीक है ना। आपको बताना है कि इसका जो मतलब करंट है वो कितना होगा। देखो जनरली शॉर्ट में देखो, इसका सॉल्यूशन तो ये आपका सिंपल सा है कि 1/R इक्विवेलेंट अगर आप निकालेंगे कितना आएगा हमारा, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। पहले ये सॉल्व करेंगे, 6 आपका एलसीएम में आ गया, इसके बाद आपका ये हो जाएगा कितना, 3 प्लस 2 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो फाइनली आर इक्विवेलेंट जो हमारा यहाँ से निकल गया कितना आएगा, 6/6 बराबर 1 आ जाएगा। और जो हमारा आई आएगा वो कितना आएगा, V/R इक्विवेलेंट, और फाइनली अब V कितना है, 20/1 बराबर कितना आएगा, 20 एम्पियर। तो आंसर कौन सा करेक्ट आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है ना। बट फिलहाल जब हम लोग बाद में सॉल्व करते हैं थोड़ा सा समझते हैं। देखो पैरेलल में कभी भी अगर एक रेजिस्टेंस कोई दिया है, उसके साथ वाला 2 टाइम्स है, तो डायरेक्टली इस बड़े वाले को 3 से डिवाइड कर लेते हैं। एक्चुअल में क्या है, थोड़ा फास्ट करने के लिए हम लोग इसको सॉल्व करने की तरीका है, ये 3 है 6 है, 2 टाइम्स है इसका, तो इसको 3 से डिवाइड कर दो सीधे। ये 3 नहीं, 3 से डिवाइड करना है, तो कितना आएगा, 6/3 कितना आएगा हमारा, 2 आ जाएगा। मतलब ये हमारा 2 हो गया, और 2 और 2 ये मिलाओगे जब आप, तो कितना आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1। तो बाद में जब हम लोग सीखते हैं तो इस तरीके से नहीं सॉल्व करते, इसको बहुत शॉर्ट में करते हैं। देखो आर हमारा 1 यहाँ आया था, ये एक लाइन में आप देख करके आंसर निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट आते हैं 8 नंबर पे। तो आंसर क्लियर हो गया इसका, डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर में बोला गया द टर्म रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आपको सबको पता है कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट हो जाता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें देख लो जरा, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन इट इंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, ठीक है, करेक्ट है ये। अगला पॉइंट पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 क्लस, नहीं ये तो डिस्पर्जन का केस है। नेक्स्ट बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल एंड अपर्चर, नहीं ये भी नहीं है। नेक्स्ट आपका है कमिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द ब्राइट स्मूथ सरफेस, ये तो रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन हमारा कौन सा आएगा, फर्स्ट वाला वही है कि बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये तो सिंपल फिनोमेना वाला पार्ट दिया गया, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट आपका है 9 नंबर में, जरा देखें क्वेश्चन नंबर 9। सिंपल सा है, इन्होंने बोल रखा है कि इन गिवन फिगर द फोर्स ऑन आर्म बी से सी वाले पे आपको फोर्स बताना है किधर लगेगा, ठीक है ना। तो सिंपल सा है, आप जानते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है ना। और यहाँ पे आपको एक इस तरीके से क्वाइल दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो करंट हमारा है वो यहाँ से ऐसे पास होते हुए आ रहा है। फिलहाल अगर डायरेक्ट बताना हो तो कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस सिचुएशन में आपको पता है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ होती है, ये तो क्लियर है। और अगर मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई वायर रखा गया है तो उस पर नेट फोर्स 0 आता है, क्योंकि इसमें जो फॉर्मूला एफ बराबर होता है वो हमारा होता है आई बी इंटू एल इंटू साइन थीटा। इनकेस अगर फॉर्मूला नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइन थीटा की आता है। अब देखो इसमें करंट हमारा इधर जा रहा है और ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो एंगल कितना आएगा यहाँ पे 180 डिग्री। और 180 डिग्री जब आप यहाँ रखोगे तो साइन 180 हमारा कितना आता है 0, तो ये पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। बात क्लियर है। तो कोई भी वायर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होता है 0 होता है, फोर्स लगता ही नहीं, ठीक है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आ गया 9 का, देखो जरा, नो फोर्स विल एक्ट ऑन पीसी आर्म, ठीक है ना, डी ऑप्शन करेक्ट है। आई थिंक क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 10 नंबर की। हाँ 10 नंबर में बोला गया कि वही ऊपर वाला यहाँ से, मतलब जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसी के कॉन्सेप्ट पे ये बेस्ड है, ठीक है ना। इन्होंने बोला हुआ है कि इन सब में से करंट कैरिंग वायर है, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये फोर्स की डायरेक्शन शो किया है, और आपसे बोला गया है कि कौन सा करेक्ट है, ठीक ना। आपको इसमें बताना है कि हमारा जो क्वेश्चन वो दिया गया है इसमें कौन सा डायग्राम करेक्ट है। तो देखो इसको सॉल्व करने का एक आपका राइट हैंड पाम रूल काम करता है, ठीक है ना। और एक आपका वही है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल काम करता है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में क्या बोला गया याद है ना, एफ बी आई डायरेक्टली याद रखो, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड करंट। अब इसी को चेक करते हैं, ठीक है ना। पहले मैग्नेटिक फील्ड रखेंगे, फिर करंट तरफ इसको बेंड करेंगे, अगर ये फोर्स के साथ मैच करेगा तो करेक्ट होगा, नहीं तो नहीं 90 डिग्री, ठीक है ना। देखो यहाँ पे जब आप रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, करंट हमारा कहाँ है ऊपर, ठीक है ना। तो फोर्स कहाँ आ रहा है इधर आ रहा है, जबकि इसमें क्या शो किया इधर, ये गलत हो गया। इसमें देखो जरा करंट ऊपर, ठीक है ना, और फोर्स हमारा कहाँ है इधर है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मतलब ये करेक्ट हो गया, ठीक। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखो जरा सेकंड वाले में ये हमारा करंट हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड शो करता है इधर, करंट कहाँ है ऊपर, तो फोर्स कहाँ आएगा इधर, ये फोर्स हो गया। दूसरा इसमें राइट हैंड पाम रूल भी यूज कर सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल क्या होता है कि अगर जो है ये जो फिंगर्स है सारी, ये हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड को शो करे और जो थंब हमारा है वो करंट को शो करे, तो जो ये ओपनिंग ऑफ पाम की डायरेक्शन है इधर परपेंडिकुलर, इसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। देखो इसमें लगाओगे करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, फोर्स इधर नहीं है, गलत है, फोर्स उधर दिखाएगा। इसमें देखो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट, तो फोर्स देखो इधर आ रहा है, ओपनिंग की तरफ लगना चाहिए, तो ये आपका आ जाएगा, और मतलब सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो इसमें दोनों तरीके से आप निकाल सकते हैं, इसमें कौन सा करेक्ट आएगा हमारा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा, ठीक है ना। चलिए 10 नंबर हो गया। 11 की बात कर लेते हैं। हाँ 11 में क्या बोला गया, ध्यान से देखना, ये करंट का चैप्टर का है। इन्होंने बोला कि ए बी सी आर आइडेंटिकल, व्हाट हैपन टू द ब्राइटनेस ऑफ ए एंड सी, ए और सी की ब्राइटनेस के बारे में बताना है अगर बी जो है फ्यूज हो जाए। आप सोचो जरा, अगर बी फ्यूज हो गया तो क्या होगा पता है ना, ये पूरा का पूरा सर सिस्टम ही जो है बैटरी से कट हो जाएगा। समझ गए बात को, क्योंकि ये फ्यूज हुआ तो ये तो यहाँ लगा हुआ, तो यहाँ से करंट जाना ही बंद हो जाएगा। समझ गए बात को, ठीक है। तो जब करंट जाना बंद हो जाएगा तो क्या होगा, अब इसके ऑप्शंस हम लोग देखते हैं। ऑप्शंस में क्या क्या दिया गया देखो जरा, ऑप्शंस में दिया गया है brightness of both increases, brightness of A increases and C decreases, brightness of B increases and A decreases, none of these। तो आपको पता है कि फ्यूज होने के बाद सारे बल्ब बंद हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर B फ्यूज हुआ तो A और C भी क्या कट हो जाएगा, मतलब दोनों की ब्राइटनेस कम हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ब्राइटनेस कम होने की बात ही छोड़ो, ठीक है। तो क्या आएगा आपका इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा, तो 11 का डी हो जाएगा। एक्चुअल में दोनों बल्ब जो है वो ऑफ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ब्राइटनेस में डिक्रीज या जीरो हो जाएगी कह सकते हैं, ठीक। चलिए फिलहाल तो इसमें कोई मैच नहीं कर, तो हमारा कौन सा आएगा, डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया, ये तो निकालना आसान है, आप जानते हैं इसको, ठीक है ना। 12 नंबर देखो जरा, इसमें क्या बोला गया, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इसके बाद एक यहाँ पे लगा हुआ है, उसके बाद यहाँ पे है, और यहाँ पे एक अप्लाई किया गया है, यहाँ पे बैटरी लगाई गई है, ठीक ना। ये सब के सब 2 ओम है, आपको पता है।
अच्छा, सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यहाँ पे ये होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो देखो, कभी भी कन्फ्यूजन हो तो पहले देखो कहाँ पे इजिली करंट डायरेक्ट पास हो रहा है उसको निकालो। जैसे ये बैटरी है, ये पॉजिटिव है तो यहाँ से करंट जाएगा, ऐसे ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, ठीक है ना। अब ये दो पार्ट डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, आगे देखो ये वाला करंट जाने के बाद यहाँ फिर से दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, बट ये वाला करंट यहाँ जाने के बाद आप देखो यहाँ जा रहा है, मतलब ये दोनों हमारे किस में है, सीरीज में। और सीरीज में क्या होता है, 2+2 डायरेक्टली ऐड हो जाएगा, तो इसको अगर हम आर डैश लिखें तो आर डैश कितना आएगा, 2+2 कितना आ जाएगा हमारा, 4 हो जाएगा। ये 4 हो गया, ठीक है। मतलब इसको हटा करके हम यहाँ पे 4 ओम लगा सकते हैं, मेरी बात समझे। तो हम ये मान लेते हैं कि इसको हटा करके हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि एक 4 ओम लगा दिया, मतलब इन दोनों को हटा करके यहाँ पे क्या लग गया, 4 ओम लग गया। अब सोचो अगर ये 4 ओम लग गया तो यहाँ से जो भी करंट अब जा रहा होगा वो इसमें और इसमें स्प्लिट होगा, और ये दोनों करंट देखो जरा आकर के यहाँ वापस से मिल गए, मतलब ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। और अगर पैरेलल में है तो आपको पता है इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो हम यहाँ निकाल लेते हैं, कितना आएगा हमारा, यहाँ पे आर डबल डैश इसको लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4 × 2/4+2, वही R1 R2 अपॉन R1+R2, डायरेक्टली 1/R करके निकालोगे तो उसका ये 2 के लिए सिंपल फॉर्मूला बनता है। तो कितना आएगा देखो जरा, ये हो जाएगा 8/6, मतलब कितना आ जाएगा 4/3। और याद करो जरा, अभी जस्ट एक जो क्वेश्चन किया था करंट निकालो, उसमें क्या बोला था हमने, अगर एक रेजिस्टेंस दूसरे का 2 टाइम्स है तो बड़े वाले को 3 से डिवाइड कर देना, पैरेलल के केस में डायरेक्टली इक्विवेलेंट निकलता है। देखो यहाँ पर भी ये 2a4 है, इसका 2 टाइम्स है तो बड़े वाले को 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा 4/3। अब देखो इतना सॉल्व करना है, एक लाइन में आंसर आ गया 4/3, क्लियर। अब इसके बाद क्या है, इसका डायग्राम हम एक और बनाते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा फिर गड़बड़ हो जाएगा। देखो जरा क्या आएगा, तो अगले डायग्राम में क्या है कि जैसे अभी ये हमारा पूरा क्या बन गया, 4/3 बन गया। देखिए जरा, यहाँ पे ये करंट वो बैटरी हो गया, यहाँ पे 2 ओम लगा है, यहाँ पे हमारा जो है दोनों मिलके कितना बन गया 4/3 बन गया, और साथ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है 2 का, और ये कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है। अब देखो जो भी करंट यहाँ से जाएगा ये दो पार्ट में इधर उधर स्प्लिट होगा, बट ये वाला सीधे यहाँ जाएगा, मतलब ये दोनों अब किस में आ गए, सीरीज में। देखो सेम करंट जा रहा है, तो इसका जो आएगा R ट्रिपल डैश, इसलिए हम डैश लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि हर एक पार्ट को रिड्यूस किया गया है। जब इसको निकालोगे तो कितना आएगा हमारा 4/3+2, तो 4/3+2 कितना आएगा हमारा, ये एलसीएम लेना, 6 + 4 कितना आएगा 10/3 बन जाएगा, ठीक है। अब ये 10/3 बन गया तो सोचो ये पूरा, और ये मतलब ये है कि अब हम क्या कर सकते हैं कि इस वाले पॉइंट पे हम इसको हटा करके यहाँ पे क्या लगा सकते हैं 10/3, तो यहाँ जो भी करंट जाएगा ये इसमें और इसमें कन्वर्ट होगा, तो 10/3 और 2 हमारे किसी में आ गए, पैरेलल में। तो जब ये पैरेलल में आएंगे तो यहाँ पे काम क्या करेगा हमारा, देखो जरा 1/R इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा 1/2 प्लस यहाँ कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा 1/10/3। इसको सिंप्लीफाई करना जरा, तो ये 1/2 प्लस ये कितना आएगा 3/10, ठीक। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए इधर देखो जरा, तो हमारा क्या था 1/R इक्विवेलेंट कितना आया था 1/2 प्लस ये हो जाएगा 3/10, 10 आपका एलसीएम में चला जाएगा, ठीक ना। यहाँ से कितना आएगा 5 आ जाएगा प्लस 3, तो कितना आएगा हमारा 8/10 आ जाएगा। तो R इक्विवेलेंट कितना होगा, इसको रिवर्स कर देना 10/8, मतलब कितना आएगा हमारा 5/4, और 5/4 का मतलब कितना हो गया 1.25, ठीक है। तो अब देख सकते हैं हमारा आंसर कितना आ जाएगा, बी ऑप्शन। तो 12 का जो है वो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो जरा, थर्ड आपको दिया गया एज शोन इन द फिगर, ए लेंस इज मेड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द एक्सिस, हाउ मेनी इमेजेस। देखो लेंस में बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना, जितने अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होंगे उतने अलग अलग तरीके से ये रिफ्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कितने हैं आपको देखो जरा, एक ये है, एक ये, दोनों सेम है, और एक ये है, तो कितने बनेंगे 2 बनेंगे। तो इसका आंसर जो आपका है 13 का वो कौन सा आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आएगा। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना है यहाँ पे ये वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये वाला दोनों क्या है सेम है, और ये क्या है डिफरेंट। तो ऐसा नहीं कि आपने 2 पार्ट देखा, ये अलग 2 हो गया, एक अलग ये 3, नहीं, ये दोनों सेम ही है। तो इनका जब रिफ्लेक्शन करोगे तो एक ही पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, ठीक है ना, और इसका जो है कहीं अलग जाके मीट करेगा, तो कितनी इमेज बनेंगे 2 बनेंगे। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए 14 नंबर देखते जरा, तो बात करते हैं 14 नंबर की। 14 में आपको क्या दिया गया है, समटाइम्स पीपल इन द डेजर्ट सी व्हाट अपीयर्स टू बी वाटर
दिस हैपेंस बिकॉज, देखो इसको अगर आपको याद हो कि कहीं आप डेजर्ट में हो या कभी आप हाईवे वगैरह पे जा रहे हो गर्मी के टाइम पे, तो आप देखते हो कार वगैरह से जा रहे हो तो आप देखो कुछ दूर पे ऐसा लगता है वहां पे पानी है, ठीक है ना, वाटर है, जबकि जब पास जाते हैं तो ऐसा कुछ नहीं होता है। डेजर्ट में भी ये शो होता है, ठीक है, इसको मिराज बोलते हैं। बात क्लियर है। अब मिराज कैसे होता है तो ध्यान रखना है, मिराज का रीजन है कि जब गर्मी के टाइम पे जैसे डेजर्ट वगैरह में जब सनलाइट पड़ता है तो अर्थ की सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है। टेम्परेचर ज्यादा होने से क्या होता है कि यहाँ जो सरफेस होता है, ऐसे जो एयर की लेयर्स है, ये एयर है पूरा, इसमें क्या होगा, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा, यहाँ कम है कम है कम है, तो इसके जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैं एक्चुअल में जैसे जैसे ऊपर जाते हो एन की वैल्यू, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसमें क्या होगा, आपका रिफ्रैक्टिव बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, ये इंक्रीज होता जाएगा। इसकी वजह से क्या होता है कि जो लाइट आ रही होती है वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे बेंड होती जाती है, और फिर जा करके वो क्या होता है कि इसका एंगल क्रिटिकल से जैसे ज़्यादा होगा तो ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और फाइनली इसकी एक इमेज शो होती है, जो कि इस यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट दिया गया है तो इसका जस्ट इन्वर्टेड इमेज लगता है, और इन्वर्टेड इमेज ऐसे दिखता है जैसे लगता है कि जैसे तालाब के किनारे कोई पेड़ अगर है, ठीक है ना, ऐसे तो उसकी इमेज जस्ट अपोजिट दिखती है, वैसे ये भी बनता है, इसी को ही मिराज बोलते हैं। तो ये किसकी वजह से हुआ, जो ये डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से, जो एयर की डेंसिटी में डिफरेंस की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है। अब देखो कौन सा करेक्ट है, तो यहाँ पे दिया हीटेड सैंड रिफ्लेक्ट्स लाइट, नहीं सैंड से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है। उसके बाद है द सन ट्रांसमिटेड ब्लू लाइट वेवलेंथ, नहीं इससे भी नहीं होता ये। लाइट रिफ्लेक्ट थ्रू एयर ऑफ डिफरेंट डेंसिटी, हाँ डेंसिटी डिफरेंट होती है, इसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका डिफरेंट हो जाता है, ठीक है ना, बात क्लियर है। और उसके बाद देयर आइज कोन एंड रॉड सेल्स, नहीं, तो कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। तो हीटिंग होने के बाद ये जो डेंसिटी है चेंज होती है, जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो जाता है, ठीक है ना, तो ऊपर डेंसर नीचे रेयर होता है, तो जैसे जैसे लाइट आती है रिफ्लेक्ट होती जाती है, और फाइनली आपकी TIR हो जाता है। तो जिस पॉइंट से जाता है ये हमारा यहाँ पे TIR होता है। बात क्लियर। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा है, इसलिए ध्यान रखना। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर में क्या बोला गया है कि इसमें दो मैग्नेट रखे गए हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही है, और दोनों मैग्नेट ऐसे अट्रैक्शन शो कर रहे हैं। देखो जरा, दोनों मैग्नेट क्या शो कर रहे हैं, अट्रैक्शन, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये क्या हो गया, 4 हो गया। अच्छा अट्रैक्शन शो कर रहे हैं तो क्या होगा, इनमें अपोजिट पोल्स बनेंगे। अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या बनना चाहिए, साउथ, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, साउथ, ये क्या बन जाएगा, नॉर्थ बन जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, अगर ये साउथ है तो ये क्या बनेगा, नॉर्थ, तो यहाँ पे ये साउथ हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, ये नॉर्थ बन जाएगा। अब देख लो जरा क्या पूछा गया इन्होंने बोला कि नॉर्थ पोल कौन से हैं, तो देखो अगर 2 नॉर्थ पोल बनेगा तो 4 बनेगा, तो 2 के साथ 4 है, नहीं है। अगला क्या है, अगर 3 नॉर्थ पोल है तो 1 नॉर्थ पोल बनना चाहिए, तो 1 एंड 3 दिया गया, हाँ दिया गया है, तो मतलब क्या होगा हमारा, ये सी ऑप्शन करेक्ट है। बस बात खत्म, ठीक है ना। तो 15 का आप जो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट आएगा। बात क्लियर। चलिए फिलहाल आज इतना ही।